हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने डील कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हमने एनालिसिस करने का काम किया है। ये जो आज मैं आप सभी लोगों के लिए पार्ट लेकर के आ रहा हूं साथियों, ये जो है ये पार्ट नंबर 2 है और इसी पार्ट नंबर 2 को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट का आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में एनालिसिस करने का काम किया है। एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे समझाने का काम किया है। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने 9 क्वेश्चन को कराने का काम किया है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ये सभी के सभी डीपीएसपी से देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इज। अब इसका मतलब क्या होता है, किसकी बात कर रहा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर इसी में कहीं ना कहीं छुपा आपको मिलेगा। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं पार्ट 4 को जरूर पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में। उसी पार्ट 4 में हमको क्या देखने के लिए मिलता है? तो उसी पार्ट 4 में हमको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और बेसिक इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के पास होना ही चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल। ये चीज आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जी साहब, बिल्कुल मिलता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। किसके इंप्रूवमेंट की? तो वहां के इन्वायरमेंटल या फिर उसके फॉरेस्ट हो गए या फिर उसके वाइल्ड लाइफ हो गए, इन सभी को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बताया गया है। तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे ऑप्शंस भी देखने वाले हैं। क्या ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है फंडामेंटल ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है नेशनल पॉलिसी, चौथा ऑप्शन दे रहा है बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हो जाना, बिल्कुल भी खुश नहीं हो जा रहा है। अरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है ही है, हम जैसे ही देखें ओबेल को काला कर दिए कि नहीं यही हमारा आंसर होगा। नहीं, हमें एप्रोप्रिएट आंसर देखने की आवश्यकता है। एग्जामिनर जो होता है हमें फंसाने का काम करता है। वो जो पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा वो सबसे पहले ही आपको यहां पर देने का काम करेगा। भाई आपको ये सारी चीजें पता हो गई कि हाँ, अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ्स की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों का दोनों होता ही है। तो यहां पे आपको फंसाने का काम किया जा रहा है। पहले दे दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आपको दे दिया है, और जैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे दिया आप देखेंगे खट से यहां पे ऑप्शंस लगाएंगे, और जैसे ही आप यहां पे ऑप्शन लगाएंगे वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए चारों के चारों ऑप्शंस को हमें पढ़ने हैं, और जो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा उसी एप्रोप्रिएट आंसर की मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो ये बोथ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एज वेल एज हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। जब हम 51 ए को पढ़ेंगे तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ये बात करेंगे कहां पे है, तो ये पार्ट नंबर 4 कैपिटल ए के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है 51 ए, आर्टिकल नंबर 51 ए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसको हम यहां पर देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और इन चारों ऑप्शंस में से हमसे पूछने का काम किया जा रहा है कि इसमें नॉट लगा है। हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एट दैट टाइम हम इसको तो भूल ही जाते हैं, इस नॉट को तो हम लोग भूल ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जल्दी जल्दी में हम लोग क्वेश्चन पूछें, पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमसे गलती अक्सर हो जाती है, बाद में जब हम पेपर खोल करके मिलाते हैं तब पता चलता है अरे ये तो नॉट निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें इसका विशेष फोकस करके ही काम करना है। तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में नॉट लगा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ही हम देखने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर अगर पहले को हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी लोगों को पता है यूसीसी के बारे में, आर्टिकल नंबर 44 के आप सभी लोगों से कहीं ना कहीं परिचित होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। तो ये तो हमारे फंडामेंटल, हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, ये तो नॉट के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ये भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो निगेटिव टर्मिनोलॉजीज में नॉट लगा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन भी कैसा देना है, हमें ऑप्शंस भी जो मार्क करना है वो निगेटिव ऑप्शंस को मार्क करना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की हम बात करते हैं, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर की हम बात करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें तो हमको हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत देखने के लिए मिलती हैं। अब कौन सी ऐसी बात है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत देखने के लिए नहीं मिलती हैं? तो द स्टेट शैल प्रोक्यूर स्पोर्ट्समैनशिप, ये चीज हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो जो निगेटिव हमारा क्वेश्चन पूछा था उसी निगेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में यही इसका निगेटिव ऑप्शंस यहाँ पे होने वाला है। तो आपको पता चल गया कि किस नेचर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते थे और किस नेचर के हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हमें क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग्स में आंसर की मार्किंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आजकल के अगर आप लोग ट्रेंडिंग को देखेंगे तो यही ट्रेंडिंग सबसे ज्यादा फॉलो किया जा रहा है, रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा है, कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसी क्वेश्चंस की पूरे के पूरे सीरीज में हमको भरमार देखने के लिए मिल रही है, और इसमें जब तक आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप चीजों को अंदर घुस करके नहीं समझेंगे, तब तक ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है आपका असर्शन ए, क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट। एकदम करेक्ट बात कर रहा है। मैं फर्स्ट लेक्चर में भी अपने यही बताया था कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको हम फुलफिल कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में हम नहीं जा सकते हैं। किसको हम फुलफिल कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? तो पार्ट 3 हमारे पास है जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, और उस फंडामेंटल राइट्स को हम फुलफिल कराने के लिए कहां जा सकते हैं? तो हम उसको फुलफिल कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फुलफिल कराने के लिए हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं। असर्शन तो इसका ये कह दिया। अब रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मोर और लेस फंडामेंटल इन गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। अब ये क्या कहना चाहता है, इसका रीजन क्या कहना चाहता है? रीजन सिंपल ये कहना चाहता है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर मोर और लेस फंडामेंटल है। क्या ये कम या ज्यादा ये फंडामेंटल नेचर का हमको देखने के लिए मिल रहा है? अगर फंडामेंटल राइट्स के नेचर का हमको देखने के लिए मिलता है तो हम इसको भी इन्फोर्सिबल कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में तो बिल्कुल जा सकते थे, अगर उसी के जैसा, उसी से मिलता जुलता अगर दिखता तो। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे कि ऑप्शन इसका क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आपने असर्शन को पढ़ा था और जो आपने रीजन को पढ़ा है, क्या उसके अकॉर्डिंग्स में आपको लग रहा है? यहां पे फिर आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपने असर्शन को पढ़ा, जो आपने रीजन को पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग्स में आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑप्शन जो कह रहा है वो सही कह रहा है? तो नहीं, ये ऑप्शन जो कह रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। इसके बी वाले ऑप्शन को हम देखेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो हमारा करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो बी वाला ही किया जाएगा, क्योंकि
अगर आप देखेंगे असर्शन वाला तो ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन इसका गड़बड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ये क्या कह रहा है, इसीलिए ये जो चीज है ये गलत यहाँ पे साबित हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या किया जा रहा है, यहाँ पे करेक्ट मार्क किया जा रहा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ये भी नहीं होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इस नेचर के क्वेश्चन को आपको समझने की आवश्यकता है। जितना बेहतर तरीके से आप इस नेचर के क्वेश्चन को समझेंगे उतना बेहतर तरीके से आप आंसर की मार्किंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहना चाहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द कंसाइंस of the constitutions which embodies the social philosophy of the constitution was described by। ये किसके द्वारा डिस्क्राइब्ड किया गया था? क्या ये ग्रैनविल ऑस्टिन साहब के द्वारा, एविड डाइसी के द्वारा, या बी आर अंबेडकर के द्वारा, या केसी वियरे यहाँ पे होना चाहिए, केएल नहीं, यहाँ पे केसी वियरे साहब के द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिर एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर the conscience of the constitutions which embodies the social philosophy of the constitution। इसको सोशल फिलॉसफी, इसको सामाजिक दर्शन माना गया था, इसको सामाजिक रूप में देखने का काम किया गया था। इसलिए सामाजिक रूप में देखने का काम किया गया था क्योंकि सरकार जब जब कानून बनाने का काम करेगी, सरकार इस प्रकार की जब जब नई पॉलिसी लाएगी उस समय वो किसका ख्याल रखेगी? स्टेट का ख्याल करेगी। स्टेट में जो भी हमारे नागरिक रह रहे हैं उनका ख्याल करेगी। तो इससे क्या हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्या सबक सीखने के लिए मिल रहा है? कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल फिलॉसफी हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए इसको यहाँ पे रखने का काम किया गया। और इसको डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो इसको डिस्क्राइब करने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया था। ये ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा नहीं, एविड डाइसी के द्वारा नहीं, केसी वियरे के द्वारा नहीं, बल्कि इसका जो बताने का काम किया गया था, जो इसको डिस्क्राइब करने का काम किया गया था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चंस की अब भरमार लगने वाली है। इसलिए भरमार लगने वाली है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी नेचर के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम इसके असर्शन को देखते हैं। असर्शन क्या कर रहा है? कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल नंबर 19 की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 की अगर बात कर रहा है तो हम सीधे कहां चले जा रहे हैं? हम सीधे फंडामेंटल राइट्स के पास चले जा रहे हैं। कहां चले जा रहे हैं साथियों? फंडामेंटल राइट, जो कि हमें कहां पे प्रोवाइड कर रखा है? तो पार्ट नंबर 3 के पास हमको भेजने का काम कर रहा है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक में भेजने का काम कर रहा है। ये कौन? तो आर्टिकल नंबर 19 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल नंबर 19 दिया गया है। हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमारे पास मूल अधिकार है, लेकिन उसके पीछे क्या लगा करके रखा है? उसके पीछे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखा गया है। ऐसा नहीं कि अपूर्ण हमें दे दिया गया है। हमको अगर फंडामेंटल राइट दे दिया गया तो हम डंडा घुमाते हुए चलेंगे, जिसको लगना होगा लग जाए। नहीं साहब, उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखा गया है। असर्शन आपने देख लिया। अब रीजन को भी देखने का काम करेंगे कि क्या इसका रीजन कर रहा है। रीजन की अगर हम बात करेंगे तो रीजन में कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट। अब यहां पे कहने का काम क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हैव बीन द डिक्लेयर्ड सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। इसको सुपीरियर बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स से। हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मूल अधिकार। हमारे पास अगर मेरा फंडामेंटल राइट्स रहेगा ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग में इसके ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं, बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं,
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स की बात कर रहा है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर क्या है हमारे लिए? हमारे लिए सुपीरियर हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे डीपीएसपी हमारे पास ना रहे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल राइट होना जरूरी है। ये बात हमें इस क्वेश्चन से पता चल रहा है और इसी क्वेश्चन का यही आंसर हमारे लिए करेक्ट होगा। तो इस लेवल के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं खुलने का भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर फंडामेंटल फॉर। ये क्या कहना चाहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर फंडामेंटल फॉर? ये किस लिए इस नेचर के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको भी हमको समझने का काम है। ये कर रहा है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है, खास करके बैकवर्ड क्लासेस के लिए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है साहब। ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के लिए। क्या जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल राइट्स को? ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में इस नेचर का कोई प्रोविजन हमको देखने के लिए नहीं मिला, तो ये खल्लास हो गए। ऑप्शन नंबर सी को हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस टाइप का कोई चीज है नहीं है। यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट की बात की जा रही है। ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ये प्रोविजन हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है स्टेट पॉलिसी का, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व कहिए या सिद्धांत कहिए, ये क्या होता है, किस नेचर का होता है? कह रहा है कि नॉट अमेंडेबल। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा है? क्या बिल्कुल नहीं है, बदलाव किया जा सकता है। नॉट इन्फोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई कि इसको इन्फोर्सिएबल नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों से चिल्ला चिल्ला करके बताया हूं कि किसको हम इन्फोर्सिएबल कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा करके, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को ले जा करके इन्फोर्सिएबल कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो आर्टिकल आते हैं। एक आर्टिकल नंबर 32 आता है जिससे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाते हैं, और एक आर्टिकल नंबर 226 आता है जिससे कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं। कब जाते हैं? जब तो हमारे पास 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। इसी रिट्स के माध्यम से हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब हमारे इसका वायलेशन होता है, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वायलेशन पे क्या हम कभी यहां पे जाने का प्रयास कर सकते हैं या फिर यहां पर जाने का प्रयास कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना करेंगे, ना कभी किया गया है, क्योंकि ये जस्टिफिएबल नेचर का नहीं होता है। तो यही कह रहा है कि नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट, फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है? ये फंडामेंटल होता है गवर्नेंस करने के लिए, सरकार को, देश को चलाने के लिए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे निकल करके आ रहा है 1 और 2। 1 तो पहले ही हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था। हमारे पास क्या क्या सही था? तो हमारे पास जो सही था 1 और 2 गलत है, 1 और 3 यहाँ पे नहीं होगा, 2 और 3 यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा 16 का साथियों। तो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा वो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका मार्क किया जाएगा, क्योंकि यही दोनों सिर्फ सही है, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला। तो इस नेचर के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछे जाने के काम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में खूब इस समय पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल सिंपल आपको आर्टिकल दे रखा है और इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में हमसे
पूछ रहा है। तो सबसे पहला आपके पास आर्टिकल दे रहा है, आर्टिकल 39A की बात कर रहा है। जब आर्टिकल 39A की बात करता है तो ये किसकी बात करता है? तो ये बात करता है फ्री लीगल एड की बात करता है। फ्री लीगल एड कहेंगे कि ये क्या होता है? तो गरीब, जो भी गरीब हमारे लोग होते हैं जिनके पास कानूनी सहायता पाने का कोई भी माध्यम नहीं होता है, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। फ्री लीगल एड में आपको लोक अदालत भी मिलेगा, आपको मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर भी मिलेगा, तमाम चीजें आपको इसी आर्टिकल 39A के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर अब आप देखिए आर्टिकल नंबर 41 में आप जाइए तो यहाँ पे आपको यूसीसी देखने के लिए मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से जब आप 2-3 चीजों को भी अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। अब आप यहां पर आएंगे तो यहां पे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि ए का आपने क्या मारा था? ए का आपने चौथा मारा था, यानी कि फ्री लीगल एड को आपने मारा था। तो ए का चौथा आप देख लीजिए, ए का चौथा एक इसमें भी दिख रहा है और ए का चौथा एक बार इसमें भी दिख रहा है। बी का आपने क्या मारा था? तो बी का आपने कुछ नहीं मारा था। आपने सी का क्या मारा था? सी का दूसरा आपने मारा था। तो सी का दूसरा आप देखिए, सी का दूसरा यहां पे आपको दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि दो जब आपका यहां पे सेट हो गया तो इस पे आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको एट दैट टाइम लर्न नहीं रहता है, आपको याद नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो चारों के चारों को आप मार सकते हैं। लेकिन एक ये भी प्रोसेस होता है कि जब 2 मिल जाता है या 3 मिल जाता है तो वही आपका करेक्ट आंसर किया जाता है। बी का अब देखिए, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल नंबर 43 में क्या कहा जाता है? लिविंग वेजेस फॉर दी वर्कर्स की बात की जा रही है, इसमें एक जाएगा। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर मार्क किया जाएगा वो कौन सा होगा साथियों? तो जो करेक्ट और एप्रोप्रिएट आंसर आपका मार्क किया जाएगा वो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो साथियों ये आज का सेशन था जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इससे रिलेट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी हेल्प हो सकता है आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को मैं करने का यहाँ पे पूरा का पूरा अपना योगदान दूंगा। मेरी टीम आपको पूरा योगदान देने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में, एक नेक्स्ट अपडेट के पास। जो इसका मिलेंगे हम पार्ट 3 में मिलेंगे और पार्ट 3 में जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व करने का काम करेंगे। धन्यवाद।